नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। यूएन में अस्थायी सीट के लिए पीएम मोदी ने ठोकी ताल, पूछा कब तक इंतजार करेगा भारत। कोरोना के हालात पर भी पीएम ने की चर्चा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव न्याय योजना की तीसरी किस्त 1 नवंबर को कोंडागांव में 300 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। और बीजेपी अध्यक्ष की नई टीम, नड्डा की टीम में छत्तीसगढ़ से रमन और सदान को मिली जगह, सरोज पांडे और नेता बहाल। नए कृषि अध्यादेश को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि बिल से छोटे किसानों का शोषण और दमन लोगों को दोनों बढ़ेगा। बिलासपुर में कोरोना के बढ़ते मामले पर विपक्ष हमलावर, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर साधा निशाना। कोरबा में सिपाही ने नशे की हालत में किया गाली गलौज, वाहनों में भी की तोड़फोड़, सीआईएसएफ जवानों से विवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को की सालाना बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने यूएन में बड़े बदलावों की जरूरत की वकालत करते हुए कहा कि भारत के लोग यूएन की अहम संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ बड़ी बातें पीएम मोदी ने कही हैं, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें आपको बता दें। पीएम ने कहा कि हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। यह हमारी संस्कृति, संस्कार और सोच का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने हमेशा विश्व कल्याण को ही प्राथमिकता दी है। यूएन में स्थायी सदस्यता के लिए आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा। भारत एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विश्व की 18% से ज्यादा जनसंख्या भारत में है। सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अनेकों पंथ हैं, अनेकों विचारधाराएं हैं। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं में बदलाव, व्यवस्थाओं में बदलाव आज समय की मांग है। 2025 तक टीबी से नागरिकों को मुक्त करने के लिए भारत अभियान चला रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत पूरी दुनिया को देगा कोरोना वैक्सीन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को घोषणा की कि किसान योजना की तीसरी किस्त का भुगतान राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कर दिया जाएगा। कोंडागांव जिले के लिए 300 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना संकट के समय में गरीबों, किसानों, आदिवासियों, मजदूरों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि संकट के समय में देश दुनिया में लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ इससे छूता रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 155 करोड़ रुपए की लागत वाले 25 कार्यों का लोकार्पण और 145 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास शामिल है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक मोहन मरकाम ने की। कार्यक्रम को जिले के प्रभारी मंत्री गुरु रुद्र कुमार, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, राज्यसभा सांसद फूलोदेवी निताम, विधायक छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप और विधायक संतराम नेताम ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने तथा फसल उत्पादकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त की राशि किसान भाइयों को राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को दी जाएगी। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रसार को लेकर विपक्ष एक बार फिर राज्य सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश में कोरोना की रोकथाम में सरकार को फेल बताते हुए कहा कि अब समय आ गया है सरकार कोरोना को नियंत्रित करने राज्य को केंद्र के जिम्मे सौंपे ताकि कोरोना को नियंत्रित किया जा सके। प्रदेश की जनता कोरोना से पस्त है। रोजाना संक्रमितों और उनकी मौतों की संख्या बढ़ती जा रही। सरकार केंद्र के निर्णय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और स्थानांतरण करने में मस्त है। सरकार ने कोरोना को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। जब इसको पूरे प्रदेश में लागू करने की बात आती है तब लोगों के रोजी रोजगार की बात आती है। और जब ये प्रदेश के जनता कोरोना से पस्त है और छत्तीसगढ़ सरकार स्थानांतरण में मस्त है। जिस प्रकार से कोरोना की भयावह स्थिति हम देख रहे हैं, आज पूरे प्रदेश में लगातार वृद्धि हो रही है। मृत्यु के दर यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन बड़े बड़े प्रदेशों को कोरोना में आज छत्तीसगढ़ ने मात दे दिया है। और
लगातार यहाँ पर कोरोना की बढ़ती जा रही है। सरकार अपने कार्यक्रम में व्यस्त है, सरकार उत्सव मना रहे हैं। इस लॉकडाउन का भी कोई असर होने वाला नहीं है। बिलासपुर के सरकंडा इलाके में 9 साल के बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर पिछले 8 दिनों से कुकर्म करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। पुलिस इस मामले में 2 आरोपी और 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आपको बता दें कि चुल्हाटी में रहने वाले सभी आरोपी मासूम को बादाम और मछली मारने के बहाने मासूम से दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते थे और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते थे। पिछले 8 दिनों से आरोपियों के इस अप्राकृतिक कृत्य से परेशान मासूम बालक ने इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी और परिजनों की शिकायत के बाद सरकंडा पुलिस ने 2 आरोपियों और 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। बस्तर प्राधिकरण अध्यक्ष और विधायक लखेश्वर बघेल ने केंद्र के किसान बिल का विरोध करते हुए कहा कि भाजपा सरकार को असल मायने में देश के किसान को पूंजीपतियों के सामने झुकने के लिए मजबूर बना रही है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का नारा लगाने वाले कृषि क्षेत्र को पूंजीपतियों पर निर्भर कर किसानों को गुलाम बनाने की चाल चल रहे हैं। नए कृषि विधेयक बिल से अब किसान पूंजीपतियों पर आश्रित होंगे। पूंजीपति चाहेंगे तो किसानों की फसल को खरीदेंगे, पूंजीपति नहीं चाहेंगे तो किसानों की फसल खड़े खड़े वहीं खराब हो जाएगी। कुल मिलाकर बर्बादी के अलावा इस बिल में कोई ऐसा लाभ किसानों को नहीं दिखता है। मोदी सरकार किसानों से किए वादों को पूरा करने में असफल सिद्ध हुई और अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। किसान बिल एक प्रकार से किसान लोगों के लिए काला कानून है। जब अंग्रेज भारत आए और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, उसी तरह एक प्रकार से मोदी सरकार आके जब भी लोक कल्याण के बिल आती, चाहे आदिवासी लोगों के लिए हो चाहे किसान लोगों के लिए हो, अभी पूरे देश में किसान लोग आंदोलित है। सिर्फ बीजेपी के बंदे ही उसको तारीफ कर रहे हैं और कोई भी किसान न कोई भी पार्टी उस बिल को लेकर विरोध कर रहा है। रायगढ़ चौचुन की महत्वपूर्ण गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में रायगढ़ जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे राज्य में गोबर खरीदी के मामले में तीसरे पायदान पर है। कलेक्टर भीम सिंह के मार्गदर्शन और मॉनिटरिंग से जिले ने यह उपलब्धि हासिल की है। गोधन न्याय योजना के 1 से 15 सितंबर तक की खरीदी के आंकड़े को देखें तो जिले के 220 गठानों में 39,585 क्विंटल गोबर खरीदा गया है, जिसके एवज में पशुपालकों को 79,17,000 का ऑनलाइन भुगतान किया गया। पूरे प्रदेश में 1 से 15 सितंबर तक 4 लाख से ज्यादा क्विंटल गोबर खरीदा गया, जिसमें से रायगढ़ जिले में 39,585 क्विंटल की खरीदी की गई, जो राज्य में इस दौरान हुई खरीदी का 9% है। बता दें कि प्रति गौठान में औसत खरीदी के लिहाज से देखा जाए तो रायगढ़ जिले में इन 15 दिनों में जिले के 220 गौठानों में प्रति गौठान 179.93 क्विंटल के हिसाब से खरीदी गई। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने बस्तर जिले के मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर कोरोना काल में बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर रजत बंसल भी साथ में मौजूद थे। डॉक्टर शुक्ला ने कंगोली पचेलपारा में, पोटानार और सिंघनपुर में संचालित मोहल्ला कक्षाओं का जायजा लिया और आम, बरगद, पीपल की छाप तले पढ़ने के लिए जुटे बच्चों को स्वयं भी पढ़ाया। वे केवल टीवी के माध्यम से ली जा रही वर्चुअल क्लास की वृंदावन कॉलोनी में बनाए गए स्टूडियो में भी पहुंचे और बच्चों तक शिक्षा देने के लिए वॉलंटियर्स द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
बिलासपुर जिले के पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के परिजनों में कोविड संक्रमण को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने मेडिकल सहायता के लिए कोरोना हेल्थ सेंटर रक्षित केंद्र के अस्पताल में शुरू कराया। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 संक्रमित पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों को आवश्यक मेडिकल काउंसलिंग कराना और आवश्यक मेडिकल सामग्री उपलब्ध कराना है। वहीं बिलासपुर पुलिस अधीक्षक ने कोरोना हेल्थ सेंटर का निरीक्षण कर इसके संचालन को देखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लॉकडाउन में लापरवाहों पर जिला पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। पूर्ण लॉकडाउन को जिले वासियों का प्रत्याशित सहयोग मिल रहा है और जो स्वयं तथा दूसरों के जीवन पर खतरा बनकर बाहर घूमने निकल रहे हैं, ऐसे समाज के विघटनकारी तत्वों के लिए पुलिस के जवान हर चौक चौराहे पर तैनात हैं और ऐसे अनेक लोग हैं जो इवनिंग वॉक व आने बहाने से घर से दोपहिया पैदल घूमने निकले थे। उनमें से प्रशासन के नियमों को ताक में रखकर घर से बाहर निकलने का जब कारण पूछा गया तो 18 बाइकर्स और 2 साइकिल सवार ऐसे थे जिनके जवाब तर्कसंगत या कहें बहानेबाजी थी। नशे की हालत में गाली गलौज करते हुए दोपहिया वाहनों पर डंडे से वार कर तोड़फोड़ करते हुए एक सिपाही का वीडियो जिले में जमकर वायरल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वीडियो में गाली गलौज और तोड़फोड़ करने वाले सिपाही दीपक थाना अंतर्गत डायल 112 में तैनात है। वीडियो 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस के उच्च अधिकारियों तक पहुंची, उक्त सिपाही ने डायल 112 की ड्यूटी से कार्य मुक्त कर दिया गया। ACCL का दीपका का जो CISF का गेट है, वहाँ पर रूटीन वर्क के दौरान एक ऑटो चालक जिसमें आलू था भरा हुआ था, उससे रूटीन वर्क की तरह रोका गया, बातचीत किया गया, फिर दोनों में बहस हो गया, गाली गलौज भी हुआ है, ऑटो वाला भी शराब किया हुआ था। ये सब वीडियो वायरल होने के बाद और है हमारी जानकारी में आया है, क्योंकि 112 में जो कर्तव्यरत हमारे जो अधिकारी या जो भी कर्मचारी होते हैं उनका बदली होते रहता है, तो रूटीन वर्क में उसको बदल दिया गया है। प्रार्थी इस संदर्भ में कोई आवेदन देगा तो उस पर जांच का अग्रिम कार्रवाई करेंगे। कहने को तो सरकार स्वास्थ्य के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, परंतु इन क्षेत्रों में ही हालात सबसे खराब हैं। एक ऐसा गांव जहां उप स्वास्थ्य केंद्र तो बना और वहां चिकित्सकों की पोस्टिंग भी की गई, परंतु सिर्फ नाम के लिए। हम बात करें बलरामपुर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सेंदूर की, जहां छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा लाखों रुपए खर्च करके उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया। यहाँ चिकित्सक की पोस्टिंग भी कराई गई, परंतु ग्रामीणों के अनुसार उप स्वास्थ्य केंद्र महीने में 1 दिन ही खुलता है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत सेंदूर की उप स्वास्थ्य केंद्र नियमित रूप से नहीं खुलने की वजह से मुसीबत में भी 20 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके शहर इलाज के लिए जाना पड़ता है। दिन लगभग खुलता है। यहाँ पे परेशानी भी होती है, जैसे डिलीवरी केस वाले आते हैं तो रात को मैं फ़ोन करते हैं वहाँ मैडम को, तो बोलती है कि मेरे को लेने आओगे तो जाऊँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी, बलरामपुर ले जाओ। और उसको लेने जाते हैं, मुसीबत में आदमी क्या करेगा, उसको लेने जाते हैं, लेके आते हैं, डिलीवरी होने के बाद उसको फिर बोलती है कि मेरे को छोड़ने चलो, लाए हो तो कौन मेरे को पहुंचाने जाएगा। अच्छा। मतलब 1-2 दिन कभी कभी उसके मन के ऊपर रहता है ना, कि 1 दिन रहता है या 2 दिन आ जाएंगे तो आ जाएंगे, और नहीं तो नहीं। इलाज के लिए तो हम लोग टोटल रामानुजगंज ही जाते हैं।
ही नहीं रहता है तो क्या यहाँ पे जाके करेंगे। रामपुर रामानुजन जिले के ग्राम पंचायत सिंदूर में ये लगातार शिकायत हमारे ग्रामीण जनों से और कार्यकर्ताओं से हमें सुनने में मिल रहा है कि बीते 2 सालों से वहाँ का उप स्वास्थ्य केंद्र जो है बिल्कुल नियमित रूप से नहीं खुलता है। शासन के ऐसे नुमाइंदे जो स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं का देखते हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको इस दिशा में तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। और निश्चित रूप से हमारे शासन प्रशासन के जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनकी एक कमी है, उनकी घोर लापरवाही है। और अगर इस दिशा में शीघ्र कदम नहीं उठाया गया तो हम ग्रामीण जनों के साथ मिलकर और उग्र आंदोलन का भी रुख अख्तियार कर सकते हैं। लापरवाही है गवर्नमेंट। दुनिया भर में जिस तरह कोरोना वायरस ने कहर बरपा रखा है तो उससे कोई भी शख्स छूता नहीं है। हर किसी के जीवन में इसका प्रभाव पड़ा है और आज भी हर कोई इससे जूझ रहा है। खासकर स्कूली बच्चे जो इस साल स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे में आधुनिक टेक्नोलॉजी उन बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। जांजगीर चांपा जिले में भी कुछ शिक्षकों ने मिलकर ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों को पिछले 5 महीनों से पढ़ाया जा रहा है। ऑनलाइन जानकारी भी बच्चों को दी जा रही है। जानकर जांजगीर जिले के सक्ती के रहने वाले शिक्षक पुष्पेंद्र कौशिक ने बताया कि शुरुआत में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बच्चों के परिजनों को इस ऑनलाइन क्लासेस को लेकर समझाने में धीरे धीरे अब बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बच्चे भी रुचि लेकर रोजाना समय पर ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ रहे हैं। ये कहलाता है दल और इसका कार्य क्या है, कोई बता सकते हो? हम क्या बोलेंगे वैज्ञानिक भाषा में? इसके ऊपर के जो दाने दिखाई दे रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? ये सारी संरचनाओं के महत्व के बारे में, इसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे पहली बार चित्र में ध्यान से देखते हैं। होते हैं पुष्प के, जैसे कि सबसे पहले इसमें जो हरा भाग दिखाई दे रहा है उसको मैंने यहाँ पे चित्र में दिखाया हुआ है। ये होता है बाह्य दल कहलाता है। सर, हम लोगों ने 5 अप्रैल से ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की थी, जिसमें हमारे जिला नोडल श्री पद्युम्न शर्मा और पांडे सर जी थे। उन्होंने हमको सिखाया कि ऑनलाइन क्लास कैसे लेनी है और बच्चों को किस तरीके से विवेक्सा के माध्यम से इसमें जुड़ना है। हमने उसके बाद पृथक रूप से ऑनलाइन क्लास का स्टार्ट कर दिया था और उसके पश्चात हमको लगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि गाँव में नेट की भी समस्या रहती है और सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होते थे। तो हमने ऐसे बच्चों को चयनित किया इसमें जिनके यहाँ ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध होती थी। बिलासपुर के बुधवारी बाजार में एक बार फिर से आग लगने से दुकान के अंदर का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। दुकान संचालक सत्यप्रकाश मौर्य शनिवार को दुकान बंद कर अपने घर गए थे। अगली सुबह उन्हें दुकान में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद अफरा तफरी में पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कतों के बाद आग पर काबू पाया। वहीं दुकान संचालक सत्यप्रकाश मौर्य को आग लगने से 40-45 लाख रुपए का नुकसान हुआ। खबर कोरिया से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। सरगुजा रेंज आईजी रतनलाल डांगी सख्त कड़े निर्देश का पालन करते हुए एसपी चंद्रमोहन सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक पीपी सिंह के नेतृत्व में खंडगवा थाना प्रभारी अश्विनी सिंह ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की। तस्करी करने वाले आरोपियों को पकड़ा गया, साथ ही लाखों रुपए के मवेशी भी पकड़े गए। दिनांक 24/9/2020 को मुखबिर से सूचना मिला था कि सूरजपुर की ओर से कुछ तस्कर मवेशियों को एमपी की ओर लेके जा रहे हैं। सूचना पर हमारा स्टाफ ग्राम लालपुर में जा कर के और 3 व्यक्ति मिले। मोहम्मद एजाज अख्तर अशफाक निवासी सुल्ता पौड़ी जिला सूरजपुर थाना श्रीनगर के हैं। जांजगीर चांपा जिले में लॉकडाउन का फायदा उठाकर गांजा लेकर जा रहे आरोपी को पकड़ने में शिवनी नारायण पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी से 10 किलो गांजा स्कूटी जब्त की। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी दिलीप दास ओडिशा के संबलपुर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 20B NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
आज लॉकडाउन का आज से नियम लागू हुआ और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं एसडीओपी महोदय के निर्देशानुसार महानदी शिवरी नारायण पुल पर चेकिंग पॉइंट लगा हुआ था, जहां आज चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति स्कूटी जिसका नंबर OR 171832 है, इसमें सवार होकर और पैरदान के पास एक बड़ी सी अटैची लाल रंग की रखा हुआ आ रहा था, जिसको रोककर पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर वो हड़बड़ा गया और संदेहास्पद परिस्थिति में दिखा। जांजगीर चांपा में एम्बुलेंस ना मिलने से 2 साल के मासूम बच्चे का शव परिजन पॉलिथीन में पैक कर बाइक से ले गए। बता दें कि मामला बनारी गांव का है, जहां पर 2 साल के बच्चे को सांप ने डस लिया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को ले जाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की। लॉकडाउन की वजह से निजी वाहनों ने भी शव को ले जाने से इंकार कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने शव को चादर और पॉलिथीन में लपेट कर घर ले गए। इस बीच परिजन कम शब्दों में ही सही पर अपनी तकलीफ बताई। इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच की बात कही। शव वाहन की व्यवस्था जिला अस्पताल में है और जो ड्यूटी चिकित्सक है उन्हें भी इस बारे में, क्योंकि 2 शव का लगातार उनके द्वारा शव परीक्षण किया जा रहा था। 2 साल की बच्ची थी और परिजनों को बताना था संबंधित डॉक्टर को कि अमुक गांव से हैं और हमें तत्काल ले जाना है। शव वाहन उपलब्ध है, गाड़ी छोड़ के आ जाती, कोई समस्या नहीं थी। यदि चूक हुई है तो उसकी जांच करा के जांच कराई जाएगी। सरगुजा में अंबिकापुर नगर निगम के सामुदायिक भवनों को किराए में दिए जाने और उसके किराए की राशि में घपला किए जाने के बाद अब बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें नगर निगम की पहली सामान्य सभा में उठे इस मुद्दे को लेकर निगम प्रशासन ने भवनों के ठेकेदार को नोटिस जारी कर राशि जमा करने का फरमान भी जारी किया था। वहीं विपक्षी दल भाजपा के पार्षद इस मामले में पूरी प्रक्रिया को नियम विरुद्ध बताया था। इधर निगम आयुक्त हरेश मांडवी ने बताया कि ठेकेदार को सरगुजा सदन, राजमोहनी देवी भवन समेत निगम क्षेत्र के 3 भवनों को किराए में लेने वाले ठेकेदार पर 217 से 2020 तक निगम को 1 करोड़ 10 लाख रुपए किराया देना था, लेकिन नगर निगम के 2 नोटिस के बाद भी किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिलने से राजमोहनी देवी भवन का टेंडर निरस्त कर दिया गया। साथ ही साथ 2 भवनों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया चल रही। इधर ठेकेदार ने इस कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताते हुए कहा कि मेरा पैसा भी निगम पर बकाया है, जिसकी वजह से पैसे देने में देरी हो रही। राजमोहनी देवी भवन का भवन जो है वह 2012 में कॉन्ट्रैक्टर को अलाट हुआ था और इसमें एक निर्धारित राशि के तहत अलाट हुआ था, जिसका लगातार 3 साल से किराया जमा नहीं हुआ था। उनको बारंबार नोटिस जारी किया जा रहा था, उसके बाद भी उनके द्वारा किराया जमा नहीं किया गया, क्योंकि उनका एक तर्क ये था कि उनके कुछ बिल निगम में पेंडिंग है, उसका समायोजन कर दिया जाए। हमने अपने नोटिस में यह स्पष्ट भी कर दिया था कि समायोजन का प्रावधान अनुबंध की शर्तों में नहीं है। हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूँ। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फ़ोन आया एक आदमी का मेरे पास किसी और काम से।
बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहते हैं सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं, दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद।